Let's start, friends. We will complete the governance and all the health related things today. तो सबसे पहले हम लोग को समझना है अल्फा फोल्ड। अल्फा फोल्ड के लिए 2024 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना है। ये बायोलॉजी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया। कैसे? कि आप एमिनो एसिड का सीक्वेंस बताइए, ये प्रिडिक्ट कर देगा विथ एन एक्यूरेसी दैट विच स्टैटिक प्रोटीन स्ट्रक्चर इट विल क्रिएट। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ अब बायोएमओ बना है। बायोएमओ माइक्रोसॉफ्ट, राइस, फ्री यूनिवर्सिटी मिल के बनाया है। ये एक एआई डिफ्यूजन मॉडल है। अब ये क्या करेगा? ये प्रिडिक्ट करेगा कि ये जो स्टैटिक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने वाला है ये कौन सा शेप लेगा, तो उसका इक्विलिब्रियम इनसेम्बल होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक प्रोटीन तो अल्फा फोल्ड भी कर देगा, बट अल्टीमेटली वो प्रोटीन कौन सा शेप लेगा, दिस इज दी वर्क ऑफ बायोएमओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम लोग ड्रग डिस्कवरी कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना सकते हैं, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ्यूजन मॉडल क्या कर रहा है? प्रोटीन फ्लेक्सिबिलिटी को साइमुलेट कर रहा है। ठीक है, तो चीपर अल्टरनेटिव है मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स का पहला चीज। दूसरा क्या है? ये क्या करता है? स्टेबल स्ट्रक्चर को मतलब स्नैपशॉट देता है कि क्या 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 बोलोगे, क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी के बाद ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, पूरा अनफोल्डिंग प्रोसेस को अभी तक मॉडल नहीं करता है। अभी तक केवल सिंगल प्रोटीन चेन्स तक लिमिटेड है। ठीक है, सेल वॉल से कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ड्रग मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन हो रहा है, ये अभी तक नहीं बता रहा है। ठीक है, क्या करेगा? ये अनफोल्डिंग स्नैपशॉट देगा। अभी स्नैपशॉट देगा स्टेबल स्ट्रक्चर का। अभी भी फाइन ग्रेन डायनेमिक एनालिसिस बाकी है, तो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स पिक्चर से भी हटा नहीं है। ठीक है, सिंगल प्रोटीन चेन्स के लिए है। ठीक है, ये भी समझना है। ठीक है, और इसके बाद आपका अ, अभी तक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज को ये मॉडल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो स्पीड एक्यूरेसी ट्रेड ऑफ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एआई को हाइपोथेसिस जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और एक्सपेंसिव क्लासिकल मेथड्स को यूज करते हैं फॉर फाइनल वैलिडेशन। कुछ कुछ है, जैसे अल्फा फोल्ड है। तो अल्फा फोल्ड को आप समझिएगा तो अल्फा फोल्ड गूगल का डीप माइंड का है। गूगल का डीप माइंड के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। ये क्या किया है? प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना है भैया एमिनो एसिड सीक्वेंस से। ठीक है, तो प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम 50 ईयर ग्रैंड चैलेंज था, उसको सॉल्व कर दिया ये लोग। तो अल्फा फोल्ड जो है कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर सकता है टू एन एक्यूरेसी इन मिनट्स। ओके, तो ये कंपेरेबल है टाइम कंज्यूमिंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्रायो ईएम मेथड से। ठीक है, तो इसके पास अल्फा फोल्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस है। ये ईएमबीएल ईबीआई के साथ बनाया है। तो रिसर्चर्स के पास 200 मिलियन से ज्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर का प्रोडिक्शन है। सोच रहे 200 मिलियन से ज्यादा। ठीक है, तो इट हैज बीन यूज्ड बाय 3 मिलियन रिसर्चर। तो नोबेल प्राइज मिला है 2024 में इन केमिस्ट्री टू डेमिस हैसेविस एंड जॉन जंपर। ठीक है, ठीक है, याद कर लीजिए लोग का नाम। इसके बाद है गूगल का सेल टू सेंटेंस। गूगल एलएलएम को अडेप्ट किया है टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल टू सेंटेंस C2S स्किल जो है। ठीक है, सो नोवेल्टी कहाँ लाई कर रहा है? इन ड्रग रिपर्पसिंग। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक डिस्कवरी है भैया ये जो गूगल का C2S स्किल है। ठीक है, सेल टू सेंटेंस। ठीक है, तो गूगल अडॉप्ट किया है एलएलएम्स को टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सेल टू सेल टू सेंटेंस। ठीक है, तो नोवेल्टी इसका है ड्रग रिपर्पसिंग में। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्किन ए वास्ट लिटरेचर टू फाइंड द थेरापेटिक यूज फॉर द एग्जिस्टिंग ड्रग्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो ये जो सिल्वा टेसर्टिव है, ये क्या करेगा? आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा अगेंस्ट ट्यूमर्स। मतलब कुछ कुछ जो ट्यूमर्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम से इनविजिबल है, ये उसको एक्टिवेट करेगा ताकि आपका इम्यून सिस्टम उसको पकड़ सके। ठीक है, तो इसका बेसिक पर्पस है ड्रग रिपर्पसिंग। इसको याद रखिए सेल टू सेंटेंस को, कि एग्जिस्टिंग ड्रग्स का और क्या क्या यूज हो सकता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। तो इंटरफेरेंस को हम लोग को समझना है। इंटरफेरेंस क्या है? तो आर्किटेक्चर क्या है? गेमा फैमिली पे बिल्ट है, ओपन मॉडल है, 27 बिलियन पैरामीटर पे ट्रेन है ये मॉडल सेल टू सेंटेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस आपका स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स है। ठीक है, जो कि इन्फेक्शंस और ट्यूमर्स के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, और पहले हम लोग अब ये 27 बिलियन पैरामीटर पे, क्योंकि स्मॉल एआई मॉडल जो था वो सेल्स का लैंग्वेज समझने में मुश्किल हो रहा था उसको। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिपर्पसिंग
तो ये मॉडल आइडेंटिफाई कर रहा है द सिलमटर्स्टिप जो है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा ओनली व्हेन इट सस्पेक्ट ए ट्यूमर। ठीक है, इसके बाद समझिए कि इसका नोवेल्टी है C2S मॉडल का कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर को यूज करेगा टू फाइंड द न्यू यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग ड्रग्स। दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो ये फ्रंट लाइन डिफेंडर्स है इंटरफेरोन्स अभी भी, जो स्पेशल प्रोटीन्स है जो कि इन्फेक्शंस एंड ट्यूमर्स के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि जो रिपर्पसिंग है, ड्रग रिपर्पसिंग, ये फ्रूगल इनोवेशन है हेल्थ केयर में, बहुत बचाएगा पैसा इन क्लिनिकल ट्रायल्स में। ठीक है, तो इंटरडिसिप्लिनरी लीप है कि आप लिंग्विस्टिक पैटर्न को आप ट्रांसक्रिप्टिक पैटर्न में यूज कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा चीज, बहुत अच्छा चीज। टी सेल एंड फोक्स P3 जीन रेगुलेटरी टी सेल्स। तो टी सेल क्या है? इम्यून सिस्टम का पुलिस है, हम लोग को सबको पता है। अब टी सेल में क्या होता है हम लोग को पता है, CD25 प्रोटीन होता है, और जो CD25 प्रोटीन है आपका फोक्स P3 जीन से कंट्रोल हो रहा है, सबको पता है। ठीक है, अब इसका क्या काम है? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस करना, मतलब जो आपका CD25 प्रोटीन है, इसका काम है कि जो टी सेल्स है अपना ही टिश्यू को अटैक ना कर दे। ठीक है, ये चीज समझने वाला बात है। तो हम लोग को क्या क्या जानना चाहिए कि टी सेल रिसेप्टर कैसे काम करता है, ऑटो इम्यून डिजीज क्या कैसे होता है, और जो फोक्स P3 जीन इम्यून रेगुलेशन में कैसे काम करता है। सबसे पहले ट्रैक्स को समझो। जो रेगुलेटरी टी सेल्स है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज से बचाता है, इसका मतलब क्या है? ये स्पेशल क्लास है टी सेल का जो इम्यून बैलेंस बचा के रखता है। ठीक है, फोक्स P3 जीन क्या है? ये रेगुलेटर है ट्रैक्स का। ठीक है, अगर फोक्स P3 जीन कम हुआ और ये ट्रैक्स हटा, तो आपका जो टी सेल्स है खुद के सेल्स को अटैक कर देगा। ठीक है, पहला चीज। टू ट्रैक्स क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को नॉर्मल करने में मदद करेगा आफ्टर फाइटिंग एन इन्फेक्शन, प्रिवेंटिंग एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो कोई आपको बीमारी हुआ तो आपका बहुत सारा टी सेल बना, वो चलिए बैक्टीरियल सेल्स को तो मार दिया, इन्फेक्शन ठीक हो गया, बट अब आपको तो आपका दूसरा सेल्स को ना मारे, इन्फ्लेमेशन ना हो, इसके लिए ट्रैक्स जरूरी है, रेगुलेटर टी सेल जरूरी है। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे? टी सेल रिसेप्टर्स ओनली डिटेक्ट इन्फेक्टेड सेल? ना, ऐसे नहीं है। दे कैन मिस्टेकनली अटैच टू ह्यूमन टिश्यूज ट्रिगरिंग ऑटो इम्यूनिटी। तो टी सेल रिसेप्टर्स जो है क्या सिर्फ इन्फेक्टेड सेल में? नहीं, कभी कभी ह्यूमन टिश्यू में भी अटैच हो जाता है टी सेल्स का। ठीक है, तो और टी सेल्स आर इम्यून बैलेंस नहीं, जो रेगुलेटरी टी सेल्स है वो बैलेंस बनाने के लिए है। ठीक है, ये हम लोग को समझना होगा। फोक्स P3 जीन जो है आपका का संबंध रखता है रेगुलेटर टी सेल से, इसको याद रखिए। ठीक है, ये ऑफ स्विच है जो प्रिवेंट करेगा बॉडी डिफेंस फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव फोर्स बनने से पहले। ठीक है, इसके बाद नैनो मटेरियल वुंड हीलिंग पैड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक इंडिजिनस इनोवेशन है तिरुवनंतपुरम का। ये क्या करेगा? जो ट्रेडिशनल बायोवेल्थ है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्पन फाइबर्स को और कंपाउंड कॉल्ड एसिटोसाइड फ्रॉम द रेड आईवी प्लांट टू हील वुंड्स। तो नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में कैसे यूज कर रहा है? तो सबसे पहले भाई रेड आईवी प्लांट क्या है? मुरीकुटी पाचा। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स में रेड आईवी बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी क्या है? एसिटोसाइड जो कंपाउंड है इसका क्या है? हाई एफिकेसी इवन एट ए लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है? जो पैड बनेगा वो इलेक्ट्रोस्पन नैनो फाइबर का लेयर से बनेगा, मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल नॉन टॉक्सिक पॉलीमर। इसका यूज कहाँ होगा? तो एसिटोसाइड कोई पूछेगा कि सिंथेटिक है? नहीं, ये नेचुरल कंपाउंड है, आईवी प्लांट से बना है। ठीक है, नैनो मटेरियल पैड आर थिक एंड ओपेक टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस। तो इलेक्ट्रोस्पन फाइबर्स है, इससे क्या होगा? पैड एक्सट्रीमली थिन और ब्रेथेबल बनेगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल विजडम मीट्स फ्यूचरिस्टिक नैनो टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड लो कॉस्ट हेल्थ केयर। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल है आत्मनिर्भरता का, जहां लोकल बायोडायवर्सिटी को आप ग्लोबल मेडिकल प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बायोडिग्रेडिबिलिटी इज अ की एडवांटेज, मेडिकल वेस्ट कम होगा। क्या पैड बना दिया भाई ये लोग। कौन सा इंस्टीट्यूट है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये जो पैड है एसिटोसाइड यूज करता है, तो एसिटोसाइड निकल रहा है आपका रेड आईवी प्लांट से। रेड आईवी प्लांट को भी कोई देख लेते हैं। रेड आईवी प्लांट, रेड आईवी प्लांट, ठीक है, रेड आईवी प्लांट से निकल रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें दो, एक आपका हाँ, एक लेयर आपका नैनो फाइबर्स का रहेगा, सेकेंड लेयर में आपका
एब्जॉर्बेंट लेयर रहेगा, एक्टिवेटेड कार्बन रहेगा। इसका यूज़ कहाँ है? इसको समझ लीजिए, नैनो पार्टिकल्स अगर आ ही रहा है तो अगर सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का बात करें तो सबसे ज़्यादा कमर्शलाइज़ सिल्वर नैनो पार्टिकल्स है वुंड हीलिंग के लिए, ठीक है? ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिसरप्ट करता है, ठीक है? एसीटोकोट करके है, ठीक है? गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और नया ब्लड वेसल बनाने में मदद करता है, ठीक है? जिंक ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है? जो मॉडर्न स्मार्ट बैंडेज बन रहा है, डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू पीएच चेंजेस और रिलीज ड्रग्स ओनली व्हेन द बैक्टीरियल एंजाइम्स आर डिटेक्टेड। ठीक है, ठीक है, हम लोग समझ गए और क्या बोले सकते हैं। तो बस याद रखिए, आपका ये जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्पन फाइबर्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा है एसिटोसाइड कंपाउंड यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्पिनिंग, नैनो फाइबर्स ये सब है। और रोल ऑफ अकैंथा फैमिली इन हीलिंग। अकैंथ जो एसिटोस ये जो रेड आईवी प्लांट है वो अकैंथस ये ग्रुप से है, ठीक है। और क्या याद रखना है इसमें? इलेक्ट्रोस्पन नोनो नैनो फाइबर का लेयर है, बस सिंपली ये जानना है और कुछ नहीं जानना है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग को जानना है कि इंडिया में एक चीज़ ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा हेड इंजरीज होता है। तो सेरेबो क्या है? एम्स भोपाल, निमहंस और आपका आईसीएमआर ये मिल के एक लाया है पोर्टेबल नॉन इन्वेसिव टूल। ये डिटेक्ट करेगा आपका ब्रेन ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं, एंड एडेमा इन रूरल इमरजेंसी सेटिंग जहाँ पे एमआरआई एब्सेंट है, ठीक है। तो इन लोग कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है ये वाला के लिए? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर रहा है, ठीक है। जबकि जो सीटी स्कैन्स में आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होता है, ठीक है। तो ट्रॉमा केयर में आपका फर्स्ट आवर मोर्टेलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि ये रेडिएशन फ्री है, तो आपका इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन सबके लिए सही है, ठीक है। इसमें सबसे पहले 30 मिनट सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है। विद इन मिनट्स में रिजल्ट आ जाता है कि आपका ब्रेन में ब्लीडिंग या एडिमा हुआ है कि नहीं। अब बेसिक सेरेबो यूज़ क्या कर रहा है? हम लोग बोलेंगे नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर रहा है, नॉन आयोनाइजिंग है और रेडिएशन फ्री है, ठीक है। सेरेबो इज ए पोर्टेबल स्क्रीनिंग टूल फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग। सीटी एमआरआई जहाँ अनएक्सेसिबल है, ठीक है, ये चीज आप बोल सकते हैं। जो सीटी एमआरआई स्कैन जो लार्ज हॉस्पिटल है उसको बंद नहीं कर रहा, तो सेरेबो को फैलाओ बट नहीं फैलाने देगा इसे मेडिकल माफिया सब। सिंस दी हाफ ऑफ द हेड इंजरी जो डेथ होता है पहला 2 आवर्स में होता है, तो सेरेबो जो है गोल्डन आवर को बीच ये करेगा, बहुत अच्छा चीज है सेरेबो। इसके बाद समझना है ई टेटू को। तो ई टेटू क्या है? एक वायरलेस फोरहेड माउंटेड ई टेटू डेवलप टू डिकोड ब्रेन वेव्स, ठीक है। ये वायरलेस है फोरहेड माउंटेड ई टेटू डेवलप टू डिकोड ब्रेन वेव्स एंड आई सिग्नल्स, ठीक है, मेंटल स्ट्रेन को नापने के लिए, ठीक है। तो सब्जेक्टिव सर्वे से मेंटल हेल्थ को हटा रहा है, ठीक है, बहुत गजब चीज है ये तो भाई। तो हम लोग रियल टाइम फिजियोलॉजिकल डेटा लेंगे फॉर हाई स्ट्रेस प्रोफेशंस लाइक एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सर्जरी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, वेयरेबल टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेशनल हेल्थ में कहाँ ज़रूरी है? ह्यूमन मशीन इंटरेक्शंस के बारे में अगर समझना हो, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मेंटल हेल्थ, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ग्राफिट इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहा है जिसके ऊपर एक पॉलीमर का कोटिंग है ताकि स्किन एधेरेंस हो, देन स्टैंडर्ड जेल फिट्स, पहला चीज़, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है इवन ड्यूरिंग स्वेटिंग, इंश्योरिंग सिग्नल इंटीग्रिटी इन हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट, ठीक है। स्वेटिंग में भी काम करेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली कैप्चर करेगा ईईजी को और ईओजी को। ईओजी आपका आई सिग्नल होता है, ईईजी होता है ब्रेन सिग्नल होता है टू असेस कॉग्निटिव डिमांड, ठीक है। तो ई टेटू क्या है? नॉन इन्वेसिव, अधेरिंग ओनली टू द स्किन सरफेस पे आपका लगा दिया जाएगा। ग्रेफाइट कंट्रोल रोड्स होगा पॉलीमर के साथ जो आपका ईईजी और ईओजी सिग्नल को पकड़ेगा, इससे आपका स्ट्रेस हम लोग पता करेंगे। बेसिक यही है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग बस सब्जेक्टिव चीज़ पे नहीं जा रहे हैं, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव डेटा पे बात करेंगे। इसके बाद हो रहा है मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अब ये क्या है? नॉन सर्जिकल अल्टरनेटिव है, ठीक है, टू ट्रीट असेंशियल ट्रेमोर एंड पार्किंसंस। पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए है, ठीक है।
ये क्या करेगा, हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड वेव्स को क्रिएट करेगा, प्रिसिजन लायसन इन द ब्रेन व्हाइल गाइडेड बाय रियल टाइम एमआरआई। ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव सर्जिकल अल्टरनेटिव्स के बारे में बात हो रहा है। तो इंसिशन लेस है और नॉन आयोनाइजिंग है, सबसे पहले आप समझिए। तो अल्ट्रासाउंड से क्या होगा, एक हीट लेसियन क्रिएट होगा इन थैलेमस टू इंटरप्ट ट्रेमर सर्किट्स। ठीक है, तो ईटी जो है आपका इसेंशियल ट्रेमर, और ये एज में इंक्रीज हो रहा है 5% ऑफ दोज ओवर 60। ठीक है, तो जो एम जब कोई बोले एम आर जी एफ यू एस जो है, ये क्या टेक्नोलॉजी है, ये आपका डीबीएस है। ठीक है, और इसमें कोई हार्डवेयर इम्प्लांटेशन नहीं होता है। ठीक है, और इससे परमानेंट ये लेसियनिंग प्रोसीजर है, जबकि डीबीएस जो है रिवर्सिबल एडजस्टेबल वन है। ठीक है, डीबीएस क्या होता है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो पार्किंसन डिजीज है या एसेंशियल ट्रेमोर है, उसको ठीक करने के लिए। एसेंशियल ट्रेमोर क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, हैंड शेक, आर्म्स मूवमेंट, जिसका हाथ हिलते रहता है ना, उसके लिए है। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज भी है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज भी आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मूवमेंट प्रॉब्लम्स करता है, लाइक ट्रेमोर्स, एजिडिटी, स्लोनेस ड्यू टू लॉस ऑफ डोपामिन प्रोड्यूसिंग ब्रेन सेल्स। तो पार्किंसन डिजीज क्यों होता है, डोपामिन प्रोड्यूसिंग ब्रेन सेल्स का कमी के कारण होता है। जैसे कि आपका ट्रेमर्स होगा, एक जगह खड़ा हो जाएगा, वो पार्किंसन डिजीज है, बूढ़ा लोग को होता है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज, एसेंशियल ट्रेमोर। ठीक है, तो पहला इसका सॉल्यूशन था डीप ब्रेन सिमुलेशन। अभी लोग ले आया है एक मैग्नेटिक रेजोनेंस गाइडेड फोकस अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड वेव से ठीक करेगा। ठीक है, तो ये थैलेमोटोमी प्रोसीजर है। थैलेमोटोमी प्रोसीजर क्या है, ये थैलेमस का कोई स्पेसिफिक पार्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे टू मूवमेंट डिसऑर्डर्स लाइक एसेंशियल ट्रेमर एंड पार्किंसन डिजीज। बेसिक समझ लीजिए, थैलेमोटोमी है। क्या करेगा, इट इंटरप्ट सिग्नल्स कोजिंग इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट। तो जो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट हो रहा है उसको इंटरप्ट कर देगा। ठीक है, तो नॉन इन्वेसिव एमआरआई गाइडेड जो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेशन से, मतलब बेसिक आप समझिए कि थैलेमस का जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट का जो सिग्नल दे रहा है, उसको आप लोग अंदर जाके काट दिए, यही काम है। ठीक है, तो डीबीएस जो है बार बार करना पड़ता है, जो एमआरजी एफयूएस है परमानेंट लेजियनिंग प्रोसीजर है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रोक और वर्ल्ड स्ट्रोक डे के बारे में समझिए। तो स्ट्रोक इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ या डिसेबिलिटी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग को अपनाना है, 80% ऑफ स्ट्रोक्स आर प्रिवेंटेबल थ्रू अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिएंट आस्कियामिक अटैक्स। ठीक है, तो हेल्थ कैंपेन्स और जो फास्ट है फेस, आर्म, स्पीच एंड टाइम डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क। ठीक है, तो हम लोग को समझना होगा कि क्लॉट और हेमरेजिक स्ट्रोक्स में क्या अंतर है। सबसे पहले टीआईए। टीआईए क्या है, ऑफन कॉल्ड मिनी स्ट्रोक्स। These are temporary warning episodes that signal a impending major stroke। टीआईए को समझना होगा हम लोग को। ठीक है, टीआईए क्या होता है, ट्रांजिएंट एस्केमिक अटैक। ठीक है, अब इसमें क्या है, ब्रेन स्टेंट क्या है, एक मेश ट्यूब है जिससे जो ब्लॉक्ड आर्टरीज है उसको ओपन रखना होगा ताकि ऑक्सीजन फ्लो ब्रेन में बने रहे। ठीक है, तो ब्रेन स्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ये है। ठीक है, तो वर्ल्ड स्ट्रोक डे आपका डब्ल्यूएचओ का है नहीं, ये डब्ल्यूएसओ का है, वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है। ठीक है, ब्रेन स्टेंटिंग इज ओनली इफेक्टिव फॉर हेमरेजिक स्ट्रोक्स नहीं, ये आइसोकेमिक स्ट्रोक्स के लिए है, टू बाईपास एंड ओपन ब्लॉकेज। तो ब्रेन स्टेंटिंग करना पड़ता है ताकि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन तक पहुंचा जा सके, अदरवाइज स्ट्रोक के केस में क्या होगा, आपका ब्रेन डेड हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, स्ट्रोक अवेयरनेस को प्राइमरी हेल्थ केयर में डालना होगा ताकि इसको ठीक किया जा सके। 80% ऑफ केस जो है लाइफस्टाइल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल से ठीक हो। इसके बाद समझते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है। ये ब्रेन के लिए पेस मेकर है। इसमें क्या होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोड इम्प्लांट कर देंगे ताकि ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजते रहे, ताकि ये जो पैथोलॉजिकल ब्रेन सर्किट को मॉड्यूलेट करें। ठीक है, तो आपका पार्किंसन डिजीज, डिस्टोनिया, इसके लिए आपका ये है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करेंगे विया वायर्स टू पल्स जनरेटर। ठीक है,
तो सर्जरी में जैसे कि हम लोग बोला कर रहे थे ना, एनजीएफआर जो था, जो कि टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा। डीबीएस जो है रिवर्सिबल है, और जो पैरामीटर्स है पोस्ट सर्जरी ट्यून किया जा सकता है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ठीक है, एफडीए अप्रूव्ड है बाय ईटीपीडी डिस्टोनिया ओसीडी, ठीक है। तो डीबीएस जो है आपका नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं, इट इन्वेसिव है, जिसमें आपका ब्रेन में इलेक्ट्रोड को सर्जिकल इम्प्लांट करना होगा। तो डीबीएस का क्या काम है कि ये न्यूरल सिग्नल्स को मॉड्यूलेट कर देगा, टिश्यू डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। बात सेम है, मेन आपका वही है, थैलेमस से जो सिग्नल जा रहा है उसको मॉड्यूलेट करना है। आइदर आप उसको इलेक्ट्रोड लगा के वहाँ मॉड्यूलेट कर दीजिए, या आप वहाँ जाकर सर्जरी कर दीजिए, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। कफ सिरप और उसका ओवरसाइट क्या है? तो मेजर रेगुलेटरी क्राइसिस है कि जो कफ सिरप है उसमें कंटामिनेशन हो जा रहा है डाइथिलीन ग्लाइकोल की वजह से और इथिलीन ग्लाइकोल की वजह से, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, दिस हैज लेड टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 4 years। तो कुछ कुछ एक्ट समझ लो, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, जो ये फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे एक्ट? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट नहीं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, इसको समझिए, ठीक है। और सीडीएससीओ और एसडीएससीओ को पावर्स को समझिए, जो आपका ये ओवरसाइट देखता है, ठीक है, सेंटर में है और यहाँ पे है। तो सबसे पहले डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, आर नेफ्रोटॉक्सिक। तो ये आपका किडनी फेल कर सकता है, पर वो चीप इलीगल सब्सटेंस है फॉर ए फार्मास्यूटिकल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो प्रोपिलीन ग्लाइकोल सही चीज है, जबकि डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल यूज हो रहा है आपका इसमें कफ सिरप में। हाँ, तो ओएनडीएलएस पोर्टल है, तो आपको सप्लाई चेन ऑफ हाई रिस्क सॉल्वेंट्स आपको करना होगा, देखना होगा। जो डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ये जो सीडीएससीओ को हेड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है, सीडीएससीओ को हेड करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स नया ड्रग मॉलिक्यूल्स को अप्रूव करने के लिए नहीं, जो सीडीएससीओ है सेंटर में, वही ड्रग को अप्रूव करता है, स्टेट उसका मैन्युफैक्चर और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है। तो सीडीएससीओ एसडीएससीओ का काम समझ में आ गया। उसके बाद डीईजी जो है, डाइथिलीन ग्लाइकोल नहीं, इट इज ए टॉक्सिक कॉन्टामिनेंट। जो ग्लाइसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, यही यूज होता है पेडियाट्रिक कफ सिरप्स में, बच्चा लोग का जो कफ सिरप बनता है उसमें, ठीक है। और हेल्थ क्या है, स्टेट लिस्ट में है, जबकि जो ड्रग रेगुलेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में है, ये चीज समझिए। इसलिए सेंटर सीडीएससीओ बनाया है, जिसका हेड आपका ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, डीसीजीआई है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। इसके बाद ब्लेम गेम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में। इंस्पेक्शन फॉर द यूनिफाइड नेशनल रेगुलेटर का जरूरत है, कि एसडीएससीओ का फंक्शन को स्टैंडर्डाइज करने का जरूरत है, ठीक है। ये पॉइंट आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो न्यूज़ था बेसिकली बच्चा लोग का कफ सिरप से रिलेटेड था, ये समझ लीजिए कि कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल ये लोग यूज़ कर रहा है, इथिलीन ग्लाइकोल यूज़ कर रहा है, जो कि टॉक्सिक है। बस हम लोग को प्रोपिलीन ग्लाइकोल यूज़ करना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1945 का, ये सब ही था। हाँ, बेसिक इस न्यूज़ में क्या रखना है कि जो डब्ल्यूएचओ है जीएलपी-1 क्लास को मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में रख दिया है, ठीक है। तो भैया ईएमएल और एनएलएम में क्या अंतर है? एक होता है एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का मॉडल जो डब्ल्यूएचओ कर रहा है, और इंडिया का है अपना नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। दोनों में रिलेशनशिप क्या है? एक ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है, और जो एनपीपीए का जो फंक्शन है, जब एक ड्रग लिस्ट हो जाएगा तो क्या है, ये सब हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है इंक्रेटिन का इफेक्ट, ठीक है। जो इंक्रेटिन इफेक्ट क्या है, बेसिकली जो ओरल ग्लूकोज है ना भैया, वो हायर इंसुलिन रिस्पॉन्स है उसका, देन जो इंट्रावेनस ग्लूकोज आपको दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जीएलपी-1 का रिलीज होता है गट में, ठीक है। तो ओरल ग्लूकोज लिए तो जीएलपी इंसुलिन आपका बना गट में, पहला चीज। तो जो जीएलपी-1 है वो क्या है, तो जीएलपी-1 आपका इंक्रेटिन हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ठीक है। तो एल सेल्स जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो जीएलपी-1 को रिलीज करता है, ये हार्मोन है, ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। इसके बाद आपको समझना होगा कि जो नेचुरल जीएलपी-1 होता है वो शॉर्ट लिव होता है,
क्योंकि ये जो दूसरा एंजाइम्स के द्वारा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जो सेमाग्लूटाइड जो ड्रग है, ये क्या करेगा, इसको रोक देगा। बस ये समझिए आप सिंपल भाषा में, ठीक है। और ये जो सेमाग्लूटाइड जो ड्रग है जीएलपी 1 क्लास का, जो कि जीएलपी 1 को उसको रोकता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ का जो ईएमएल है क्या है, वो एक रिकमेंडेशन है, जबकि जो नेशनल लिस्ट फॉर एसेंशियल मेडिसिन है जो इंडिया का अपना, ठीक है। तो जीएलपी 1 ड्रग्स का क्या फंक्शन है, ये जो ग्लूकाजन को डिक्रीज करेगा और इंसुलिन को इंक्रीज करेगा। बेसिक यही है कि ब्लड में इंसुलिन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाने के लिए जरूरी है, ठीक है। ग्लूकाजन को डिक्रीज करेगा, इंसुलिन को इंक्रीज करेगा। तो जीएलपी का जो थेरेपी है प्रेग्नेंट वीमेन को नहीं दिया जाना रहता है, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। और जो एसेंशियल जो मेडिकल लिस्ट है डब्ल्यूएचओ का, वो पहला स्टेप होता है जेनरिसाइजेशन करने का, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर उसमें डाल दिया ना एसेंशियल में, अब उसको आप जेनरिक मेडिसिन के लिस्ट में आ गया, तो अब उसको वो कर सकते हैं आप, ठीक है। ओबेसिटी अब लाइफस्टाइल चॉइस नहीं है भैया, ओबेसिटी एज ए बायोलॉजिकल डिजीज का ही रहा है, ठीक है। बेसिक फिर से ये न्यूज़ बहुत फेमस है। तो डॉक्टर रेड्डी एंड नोवो नोर्डिस का केस था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, दैट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में लैंडमार्क था, ठीक है। तो इसमें ये लोग रीइंफोर्स कर दिया कि हाँ भैया, आप लोग एवरग्रीनिंग के अगेंस्ट लॉ बना सकते हैं, क्योंकि उस जो अपना जो पेटेंट एक्ट है 1970 का, उसका जो सेक्शन 3D को पढ़िएगा, दैट एक्सप्लिसिटली प्रिवेंट्स अगेंस्ट द इंक्रीमेंटल इनोवेशंस फ्रॉम गेटिंग न्यू पेटेंट्स, ठीक है। इसके बाद है कंपलसरी लाइसेंसिंग, कि गवर्नमेंट अलाउ कर सकता है लोकल मैन्युफैक्चरिंग को डिस्पाइट एन एक्टिव पेटेंट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इंडियन पेटेंट्स एक्ट में है कि इट प्रोहिबिट्स द पेटेंट्स फॉर न्यू फॉर्म ऑफ नॉन सब्सटेंस अनलेस दे शो सिग्निफिकेंट इम्प्रूव्ड एफिकेसी। अगर सेम प्रोडक्ट आप बना दिए डिफरेंट प्रोसेस से, तो क्योंकि अब इन लोग क्या बोलोगे, तो अब हम लोग प्रोसेस के अलावा प्रोडक्ट पे आ गए हैं, कि अलग अलग प्रोसेस से अगर होगा तो हम लोग बाईपास ही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बना सकता है। अब प्रोडक्ट पे पेटेंट है, अब है कि भैया आप बोलिए कि हम नया प्रोडक्ट ला दिए, बट वो नया प्रोडक्ट है नहीं, समझे ना। इसके बाद इंटरिम इंजेक्शन, तो कोर्ट इंडियन कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अलाउ कर दिया है नोवो नोर्डिस्क, ठीक है। तो आप तभी प्रोहिबिट कर सकते हैं पेटेंट एक्ट के तहत, जब तक आप कोई सिग्निफिकेंट थेरापेटिक एफिकेसी आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन लेक ऑफ सेफ्टी के बेसिस पे नहीं था, डबल पेटेंटिंग के बेसिस पे था, ठीक है, समझिए। बट ये जो है ट्रिप्स के लिए कंप्लायंट नहीं है, बट अपना डोमेस्टिक जेनरिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बाद समझो टीरजे पेटाइड को, मोनजारो, ठीक है। तो जो सीडीएससीओ है, जो कि आपका ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ऑर्डर जो है उसका 1945 के, तो ये जो टीरजे पेटाइड है, ये मोर पोटेंट है सेमाग्लूटाइड से। तो सेमाग्लूटाइड हम लोग क्या पढ़े थे, सेमाग्लूटाइड जो आपका ग्लूकाजोन को ये कर देता है, टी सेल रेगुलेटर्स, हाँ, जो ये जो इंसुलिन बनता है आपका गट में, उसको ब्रेक डाउन करने से रोकने के लिए आपका ये है कि ग्लूकाजोन को प्रिवेंट करे और इंसुलिन को बनाए। तो उसी के लिए आगे फर्दर न्यूज़ है ये मोंजराओ वाला, ठीक है, कि सीडीएसओ अप्रूव कर दिया है, कि बोला है कि जो टिर्जेपेटाइड है ये ज़्यादा पोटेंट है देन सेमाग्लूटाइड, क्योंकि इसके पास दो रिसेप्टर है, ये जीएलपी 1 को भी टारगेट करता है और जीआईपी रिसेप्टर्स को करता है, ठीक है। तो एनपीपीए और सीडीएसयू में हम लोग अंतर समझना है। तो एनएफएचएस डेटा क्या बोला है कि 40% वीमेन और 12% मेन जो इंडिया का है एब्डोमिनली ओबीज है, पेट से ओबीज है, ठीक है। तो जीआईपी क्या है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। तो ये क्या करता है, जीएलपी 1 के साथ कंबाइन करके इंक्रीजेस सेटियली, ठीक है। हाई डोजेस लीड टू मसल लॉस एंड स्किन सैगिंग, ये चीज ध्यान देना होगा। ये जो टिर्जेपेटाइड ड्रग्स दिया क्यों जाता है, टिर्जेपेटाइड आपको दिया जाता है, या जो हम लोग सुटोमाइड पढ़े हैं, वो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए और टाइप 2 डायबिटीज के लिए है, जो कि आपका क्रोनिक या लाइफस्टाइल की वजह से आ गया है, क्रोनिक वेट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। आ, ये दो गट हार्मोन्स की तरह मिमिक करता है बेसिकली, जो जीआईपी जीएलपी है 1 टू रेगुलेट इंसुलिन, सप्रेस हेपेटाइट एंड स्लो डाइजेशन।
ठीक है। तो ये जीआईपी और जीएलपी एक्चुअल में क्या करता है, ये गट हार्मोन है। जीआईपी जीएलपी आपका गट हार्मोन है, जो इंसुलिन सेक्रेट होता है ना, उसका ब्रेकडाउन ना हो तो उसको रेगुलेट करता है। ठीक है। ये कोई सब ड्रग काम कैसे कर रहा है, बेसिकली जो जीएलपी 1 जीआईपी ये सब क्या कर रहा है, पेंक्रियाज को बोल रहा है कि भैया ज़्यादा इंसुलिन क्रिएट करो जब ब्लड शुगर हाई होगा, और लीवर का ग्लूकोज प्रोडक्शन को रिड्यूस करेगा। ठीक है। और ब्रेन को फुलनेस सिग्नल भेजेगा, एंड स्लोज द रेट एट विच फूड लीव्स द स्टोमक। ठीक है। ठीक है, इससे मसल लॉस होगा, स्किन सैगिंग होगा। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि सेमाग्लूटाइड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, जो टिर्जेपेटाइड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि डुअल रिसेप्टर है इसके अंदर। ठीक है। ये इंजेक्टेबल ड्रग है टिर्जेपेटाइड। ठीक है। As this drug enters the Indian market, the disparity between nutritional poverty and metabolic luxury will widen. हम्म, पतला होने के लिए आदमी से पहले खा खा के मोटा हो, फिर चला दवाई खा के पतला हो, बेकार। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात हो रहा है, जिम से लेकर। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या कर रहा है जिम से लेकर, ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल को यूज कर रहा है, लीवर में इन्फ्यूज करके, पेंक्रियाज में नहीं कर रहा है, टू फंक्शन एज ए न्यू आइसोलेट सेल्स। ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या क्या समझना है, तो अनलाइक ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांट्स जो कि पेंक्रियाज में होता था, अब ये जो सेल्स है स्टेम सेल, ये लीवर में इन्फ्यूज किया जा रहा है, पहला चीज। दूसरा, रिकॉर्डी चेम्बर्स, तो एक लॉजिस्टिकल हैंडल्स है फॉर पेंक्रियाज एक्सट्रैक्शन दैट दिस न्यू स्टेम सेल टेक बाईपास। ठीक है। तो पेंक्रियाज निकालने में थोड़ा मुश्किल होता था, तो उसको स्टेम सेल इसको बाईपास कर रहा है। ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन, even with the lab grown cells the body might attack them, तो require lifelong immunosuppressants आपको खाना होगा। ठीक है। तो जिम, आपको कोई बोले जिम से लेकर क्या है, ये कोई जीन थेरेपी है? नहीं, ये स्टेम सेल डराइव्ड सेल थेरेपी है। ठीक है। जीन मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक है। तो स्टेम सेल थेरेपी टाइप 1 डायबिटीज के लिए क्या फर्दर मेडिकेशन नहीं, फिर आपको इम्यूनो सप्रेसेंट खाना होगा, अदरवाइज क्या होगा कि ये स्टेम सेल को ना आपका बॉडी मार दे। ठीक है। तो बाय मूविंग फ्रॉम डोनर बेस्ड ट्रांसप्लांट्स टू लैब ग्रोन सेल्स वी सॉल्व ऑर्गन शॉर्टेज क्राइसिस। ठीक है, बात तो सही है। टाइप 1 डायबिटीज में जहां आपका इंसुलिन ही प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसको बनाने के लिए स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, तो उसका टेक्नोलॉजी है जिमिस लेकल। बेसिकली जिमिस लेकल क्या कर रहा है, एक होता है आपका डोनर डराइव्ड कि आपको चाहिए। ठीक है। तो आपको इंसुलिन प्रोड्यूसिंग आइसोलेट सेल चाहिए, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से। ठीक है। और फिर हम आपको आपका लीवर में डाल देंगे, तो आपका लीवर से आपका इंसुलिन बनेगा। ठीक है। हाँ, सबसे पहले आपको समझना है जीसीटीएम स्टेटस। जीसीटीएम क्या है? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये पहला और ओनली ग्लोबल आउटपोस्टेड सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, डब्ल्यूएचओ का। तो डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज किया है आपका ट्रेडिशनल मेडिसिन को, पहला चीज। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, चार चीज लगेगा: एविडेंस और लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्या सस्टेनेबिलिटी है, और क्या इनोवेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो ये जो आयुष मार्केट है, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का मार्केट है, ये $583 बिलियन का है। ठीक है। तो डब्ल्यू एच ओ GCTM दिल्ली में है नहीं, जामनगर गुजरात में है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर है। ठीक है। तो आईएसओ स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन आर वॉलंटरी एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय डब्ल्यूएचओ। नहीं, इंडिया अभी डेवलप कर रहा है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स थ्रू आईएसओ टू इनेबल वाइडर एक्सेप्टेंस। ठीक है। इसके बाद सॉफ्ट डिप्लोमेसी बोला जा सकता है कि आयुष को हम लोग एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिखा सकते हैं फॉर बिम्स्टेक कंट्री टू स्ट्रेंथन इंडियाज, मतलब ग्लोबल में आप आयुष को एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि हाउ वी यूज आयुष एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू ये करने के लिए। ठीक है। तो अब जीसीटीएम का फोकस क्या है? एआई बिग डेटा, जो आयुष को एनिक्डोटल से एनालिटिकल साइंस बनाए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो कोई भी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है ना, कि अगर हम डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम बोल दिया है, बनाया है, तो उसका एक स्ट्रेटजी है कि आप आयुष को स्टैंडर्डाइज कीजिए, उसका यूज केस को एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है। और एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाया है भारत सरकार भी बीआईएस में आयुष के लिए, ये चीज समझना होगा।
तो ट्रेडिशनल मेडिसिन 88% मेंबर में यूज हो रहा है, और इंडिया ग्लोबल लीडर है आपका एविडेंस बेस्ड आयुष में, ठीक है। ये चीज समझिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी भी बन रहा है, ठीक है। अब भैया स्नेक बाइट क्या है? स्नेक बाइट एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है। तो इंडिया का जो एंटी वेनम प्रोडक्शन है किस पे है? 4 स्पीसीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका यूनिक पार्टनरशिप है इरूला स्नेक केचर सोसाइटी, इरूला स्नेक केचर सोसाइटी है उसके साथ पार्टनरशिप करके लोग लेता है, ठीक है। तो इनोवेशन कहाँ हो रहा है कि अब हम लोग केमल नैनो बॉडीज पे शिफ्ट कर रहे हैं फॉर सेफर ट्रीटमेंट। क्या आपको समझना होगा क्या 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 4 स्पीसीज का हम लोग एंटी वेनम के लिए ड्रग लेते हैं? स्पेक्टेकल्ड कोबरा पहला चीज, कॉमन करेत, रसेल वाइपर और सो स्किल्ड वाइपर। तो रसेल वाइपर, सो स्किल्ड वाइपर, कॉमन करेत और स्पेक्टेकल कोबरा इसका यूज करते हैं। अब एंटी वेनम कैसे बनता है? तो एंटी वेनम इज मेड बाय इंजेक्टिंग हॉर्स और केमल को नॉन लिथल डोज दिया जाता है वेनम का, ठीक है। और उनसे एंटीबॉडीज निकाल लिया जाता है उनका प्लाज्मा से, ये है, ठीक है। तो नैनो बॉडीज क्या होता है? ये केमल फैमिली में होता है, ठीक है। ये दे यील्ड स्मॉलर मोर स्टेबल फ्रेगमेंट्स देन दैट कैन पेनिट्रेट टिश्यू बेटर देन बल्कि हॉर्स एंटीबॉडीज, ठीक है। तो केमल का नैनो बॉडीज ज्यादा अच्छा है देन हॉर्स का एंटीबॉडीज से, आप ये बोलिए, ठीक है। द इरूला सोसाइटी कहाँ से करता है? दे कैप्चर देम फ्रॉम वेनम एक्सट्रैक्शन एंड देन रिलीज देम बैक इनटू द वाइल्ड। ये चीज है जो इरूला सोसाइटी है, याद रखिए, वेनम निकालता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इंडिया में जो हम लोग है पॉलीवैलेंट एंटी वेनम डिजाइन किए हैं। अगर मतलब ये बिग, जो 4 सांप अगर आपको काटा है, करेद, कोबरा, रसेल वाइपर और सो सेव्ड वाइपर, तब आप ये पॉलीवैलेंट एंटी वेनम ले लीजिए, बच जाइए, ठीक है। सो एंटी वेनम इज द ओनली मेडिसिन वेयर द प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ ट्राइब्स। तो इरुला ट्राइब है और बायोलॉजी ऑफ एनिमल, हॉर्स केमल्स, ठीक है। तो इरुला कोऑपरेटिव मॉडल आप बता सकते हैं कि कैसे इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम लोग फॉर्मल फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में डाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना अच्छा एग्जांपल है कि आप कैमलिड नैनो बॉडीज का ज्यादा टिश्यू में पेनेट्रेट कर सकता है, ये चीज है, अच्छा बात है। बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? जो कोबरा अगर काटा आपको तो नर्व रिलेटेड पैरालिसिस हो जाएगा, जबकि वाइपर का काटने से ब्लड टिश्यू वाला इशू होता है, ठीक है। मस्त है, अच्छा न्यूज़ है ये लो। इरोम्स लो, इरोम्स लो क्या है? दो लो है, एक होता है मूर्स लो। मूर्स लो क्या होता है कि हर एक 2 साल में कंप्यूटिंग पावर डबल हो जाएगा, कॉस्ट घटेगा, कंप्यूटिंग पावर डबल हो जाएगा, ये है मूर्स लो। इरोम्स लो क्या है कि जो नंबर ऑफ ड्रग्स जो डिस्कवर होगा हर डॉलर खर्च करने पे, वो घट रहा है, ठीक है। तो पैराडॉक्स कहाँ है? जहाँ टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रहा है बट मेडिकल ब्रेक थ्रू घट रहा है। तो मूर्स लो जहाँ आपका कंप्यूटिंग पावर बढ़ा रहा है, इरोम्स लो बोल रहा है कि आपका ये घट रहा है, ठीक है। जैसे R&D इकोनॉमिक्स की अल्फा फोल्ड तो आया, बट नया मेडिसिन इतना सारा क्यों नहीं बना? अल्फा फोल्ड जब आप बोले कि आप बहुत सारा, हम लोग ये बता सकते हैं, ड्रग पेटेंटिंग और R&D कॉस्ट में है। तो इरोम्स लो जो है मूर्स लो का इन्वर्स है, ठीक है। एआई इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग ए ड्रग मार्केट इज राइजिंग नॉट फेलिंग, ये आपको बताना होगा, ठीक है। क्यों? डिस्कवरी हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव एंड स्लोअर। इरोम्स लो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि अगर रिसर्च इजी हो गया है, एआई पे इन्वेस्ट किए हम लोग, कंप्यूटिंग पावर इंक्रीज किए, तो ड्रग क्यों नहीं आ रहा है मार्केट में? तो पब्लिक फंडेड रिसर्च को जस्टिफाई करता है, लाइक इंडियाज बायो ई3 पॉलिसी, कि प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट सस्टेन द इरोमियन कॉस्ट ऑफ ब्रेक थ्रू ड्रग्स अलोन। तो इरोम्स लो है, इरोम्स लो क्या बोलता है कि अ, कितना खर्च करने पे आपका एक नया ड्रग्स डिस्कवर होगा, और ये बोल रहा है कि जहां मूर्स लो हर साल बढ़ते जा रहा है और मेडिकल ब्रेक थ्रू और एक्सपेंसिव और रेयर हो रहा है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हम लोग बात किए प्रिसीजन मेडिसिन का और बायो ई3 पॉलिसी का। प्रिसीजन मेडिसिन बोले क्या है कि हम लोग जेनेटिक प्रोफाइलिंग करेंगे किसी पेशेंट का, और इंडिया में बायो ई3 पॉलिसी है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोलॉजी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो हम लोग प्रिसीजन बायोथेरापेटिक्स करेंगे, तो इंडिया का जेनेटिक डाइवर्सिटी को देखते हुए, ठीक है। क्या क्या है टेक्नोलॉजी हम लोग के पास प्रिसीजन के लिए? क्रिस्पर है जीन एडिटिंग के लिए,
mRNA टेक्नोलॉजी है फॉर आरएनए थेरापेटिक्स, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। तो 3 चीज़ है प्रेजेंट के लिए। तो क्रिस्पर कैस9, mRNA टेक्नोलॉजी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। ये 3 चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं स्टैटिक में, और तीनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव क्या है? जीनोम इंडिया इंडिजेन प्रोजेक्ट्स है। तो जीनोम इंडिया तो जान ही रहे हैं कि सारा जीन्स का जो चेन्स है उसको रिकॉर्ड करना। इंडिजेन क्या है? इंडिजेन है कि इंडिया स्पेसिफिक जो जेनेटिक म्यूटेशन है उसको इंडिजेन में स्टोर करना है। तो बायो ई3 पॉलिसी क्या है? हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तो जीनोमिक और प्रोटेमोनिक एनालिसिस कर रहे हैं टू एंड आइडेंटिफाई द डिसफंक्शन बिफोर दे बिकम सिम्टम्स, ठीक है। तो एमईएबी क्या है? derived from living organism, they act like guided missiles to target specific disease marker like cancer cells। तो एमएबी हो गया आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्या करता है? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है कि स्पेसिफिक डिजीज जो मार्कर है उसको ही मारेगा जाके, जैसे कैंसर सेल्स को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जाके मारेगा, ठीक है। NCD accounts for 65% of deaths. Precision medicine is needed because foreign tested drugs often do not work on India's genetic makeup। ये भी बहुत जरूरी चीज है। नॉन कम्युनिकेबल 65% है, तो इस सब पे खर्चा करना होगा, बहुत जरूरी है। हाँ, तो प्रिसिजन मेडिसिन इन्वॉल्व्स द मास प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग्स। तो नहीं, हाईली कस्टमाइज्ड जो इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है। तो mRNA काम कैसे करता है? दे यूज RNA टू इंस्ट्रक्ट सेल्स टेम्पोरली। ओके, सो जो अंडरलाइंग डीएनए, जैसे क्रिस्पर cas9 में हम लोग डीएनए में ही कर देंगे, बट जो आरएनए है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी सेल को इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज n इज इक्वल टू 1, ट्रीटमेंट इज कस्टम फिट फॉर, ठीक है। प्रोग्राम्स लाइक जेनोम इंडिया आर क्रिटिकल बिकॉज a drug that works for Caucasian population might fail for unique founded mutation found in Indian subpopulation, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया का पहला डेंगू वैक्सीन, डेंगीओल। तो इंडिया टॉप 30 कंट्री में है डेंगू इंसिडेंस के लिए, ठीक है। तो फेज 3 ट्रायल स्टार्ट होने वाला है डेंगीओल के लिए। ये एक टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, ठीक है। तो दिस इज हाई स्टेक साइंटिफिक endeavor बिकॉज इंडिया सी चारों टाइप का जो डेंगू सेरोटाइप्स है इंडिया में मिलता है। ये चीज ध्यान देने वाला बात है। इसके बाद टेट्रावेलेंट वैक्सीन क्या होता है, सेरोटाइप डायनेमिक्स क्या है, और एसिम्प्टोटिक ट्रांसमिशन क्या है, ये जानना होगा। सबसे पहला है कि कौन डेवलप किया है? ये पेनेसिया बायोटेक क्या है विथ आईसीएमआर, डेंगीओल, ठीक है। तो डेंगू का जो ये है एडिस एजिप्टी, जो आपका वेक्टर है, ठीक है, मच्छर एडिस मस्कीटो। तो अभी तक कोई लाइसेंस वैक्सीन नहीं है या कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू का, अभी सब ट्रायल फेज में है, ठीक है। अब डेंगू कैसे फैलता है? तो एसिम्प्टोटिक पीपल है वो मेजर सोर्स है ट्रांसमिशन का थ्रू मॉस्किटो, दिस इज द फर्स्ट थिंग। इंडिया में अभी फेज 3 ट्रायल चल रहा है, अभी पब्लिक यूज के लिए लॉन्च नहीं हुआ है, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो एक इंडिजिनस वैक्सीन अगर बनेगा, ये ग्लोबल कैंडिडेट ऑफन फेल टू प्रोवाइड इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द स्पेसिफिक स्ट्रेन मिक्स फाउंड इन, मतलब ये बहुत अच्छा चीज है कि वी नीड टू फाइंड ऑन आवर इंडिजिनस वैक्सीनेशन, बिकॉज whenever we are much more dependent on any foreign country for the vaccine that is not explicitly uh, made for your Indian subcontinent, ठीक है। इसके बाद मलेरिया वैक्सीन का भी बात हो रहा है, जो एडफाल्सी वैक्स है वैक्सीन। तो हम लोग मलेरिया एलिमिनेशन का बाद टीबी 2025 तक, मलेरिया 2030 तक, ठीक है। तो आरटीएस एस R21 ये सब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो इंडिया क्या डेवलप कर रहा है? एडफाल्सी वैक्स। तो ये इन्फेक्शन को भी और ट्रांसमिशन को दोनों को प्लाज्मोडियम का टारगेट करता है, ठीक है। अर्बन मलेरिया है जो आपका एनोफिलस मस्कीटो है, ये एक अर्बन एडेप्टेड मॉस्किटो है। सबसे पहले अर्बन मलेरिया का एक इशू आएगा, ठीक है। वैक्सीन एडजुवेंट्स, तो एलूम क्या है और जो स्पेशलाइज एडजुवेंट्स आ रहा है उसका में क्या अंतर है? तो एडजुवेंट एलूम क्या होता है, ठीक है। तो ये एडजुवेंट एलम जो है ये आपका एड फाल्सी वैक्स में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक रिलायबल नॉन इन्फ्लेमेटरी और वाइडली यूज चाइल्डहुड वैक्सीन है, ठीक है, जो आपका एड फाल्सी वैक्स है, ठीक है, चाइल्ड बच्चा लोग को भी दिया जा सकता है। तो एडफाल्सीवैक्स क्या यूज कर रहा है? सीएसपी प्रोटीन यूज कर रहा है, ठीक है। जबकि जो ओल्डर वैक्सीन था मलेरिया का वो आरटीएस एस यूज करता था, ठीक है। ये बस याद रखिए कि मतलब पूरा प्रोटीन यूज कर रहा है। जो अर्बन इन्वेजन हो रहा है कि जो एनोफिलस मस्कीटो है वो आर्टिफिशियल कंटेनर्स ये सब में हो रहा है, ठीक है। तो
रूरल फोकस कंट्रोल करने से नहीं होगा, बस अर्बन में भी अब मलेरिया आ गया है। ठीक है, तो मलेरिया क्या है? तो मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है, ठीक है, और रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड अगेंस्ट एंटी मलेरियल ड्रग्स भी हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन है, तो ये 75% एफिकेसी है, ठीक है। ये केवल एक तरह का मलेरिया जो है फाल्सीपैरम, उसको टारगेट करता है, बाकी मलेरिया से नहीं बचा पाता। R21 ये जो मैट्रिक्स एम वैक्सीन अभी मार्केट में है इसके लिए, ठीक है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है प्राइमरी प्रोड्यूसर है आपका R21 वैक्सीन का, कि मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया आपका मलेरिया वैक्सीन के लिए। जो R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन बनता है वो सीरम इंस्टीट्यूट में ही बनता है, ठीक है, मलेरिया वैक्सीन का। तो पी फाल्सीपेरम ज़्यादा लिथल है, पी वाइवेक्स जो है ज़्यादा वाइड स्प्रेड है इंडिया में, ठीक है। तो ये चीज़ जानना होगा, ठीक है। तो मॉस्किटो को हटाने के लिए अलग अलग तरीका भी यूज़ किया जाता है, जेनेटिक डिसरप्टर्स या केमिकल क्योर्स। मतलब इसमें क्या है, हाँ, ELQs को यूज़ कर रहा है। सबसे पहले आपको समझना होगा क्या क्या, इवरमेक्टिन क्या है। तो इवरमेक्टिन एक बोहेमिया में हुआ था ट्रायल, एक ड्रग है जो ह्यूमन ब्लड मॉस्किटोज के लिए लिथल बना देगा, इवरमेक्टिन, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा है जीन ड्राइव, हम लोग क्रिस्पर Cas9 को यूज़ करके मॉस्किटोज को इनफर्टाइल बना देंगे, दूसरा चीज़। तीसरा है इससे क्या होगा, ड्रग रेजिस्टेंस भी हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं इंडोकिन लाइक क्विनोलोन्स, तो ELQ456 से क्या है, ये जो क्विनोलोन है दैट कंप्लीटली ब्लॉक इन्फेक्शन इन अ सिंगल डोज, ठीक है। FERP1 जीन क्या है, तो ये जीन को एडिट करने से मॉस्किटोज डाई बिफोर दे कैन ट्रांसमिट ए पैरासाइट। FERP1 जीन को एडिट करेंगे। इवरमेक्टिन जो है 26% ड्रॉप किया मलेरिया केस में, जब काम किया है इवरमेक्टिन ड्रग, ठीक है। तो जीन ड्राइव आर यूज्ड टू मॉडिफाई मॉस्किटो पॉपुलेशन इन द एनवायरमेंटल, तो इट इज एंटी पैरासाइटिक ड्रग है, इनोवेटिव वेक्टर कंट्रोल टूल है, तो इवरमेक्टिन को भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो टोटल एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो स्पीसीज यूजिंग जीन ड्राइव्स रेजेस अबाउट इकोलॉजिकल वॉइड्स और अनइंटेंडेड consequences कुछ हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज, तो NCVVDC है, नोडल एजेंसी है इसका वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए। चैलेंज है यहाँ पर डेटा डिस्क्रिपेंसी का, कि WHO एस्टिमेट डेथ जो करता है वो ज़्यादा एस्टिमेट कर रहा है जो इंडियन ऑफिशियल रिकॉर्ड कर रहा है, तो डेटा हम लोग ठीक से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो NCVVDC है वेक्टर बोर्न डिजीज का नेशनल सेंटर, वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, पर सेंटर जो है SOP प्रोवाइड करता है और फंडिंग भी प्रोवाइड करता है फॉर नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिजीज, ठीक है। अ, तो इंडिया जो है WHO ग्रुप को छोड़ रहा है कॉन्फिडेंस इन इट्स एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, तो वेक्टर बोर्न डिजीज को इंडिया बोल रहा है हम खुद से ही संभाल लेंगे, ठीक है। तो मैनेजिंग वेक्टर बोर्न डिजीज सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री का जॉब नहीं है, ये अर्बन हेल्थ कन्वर्जेंस है, कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स को स्टैग्नेंट वाटर को टेकल करना होगा, ठीक है। अर्बन अर्बन गवर्नेंस कितना जरूरी चीज है, यूजिंग मैकेनिज्म लाइक इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन टू इंश्योर लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर मलेरिया वैक्सीन, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग भी हो, ठीक है। So we need to find out the mosquitoes का emerging control strategies. तो mosquitoes are the world deadliest animal. 1 मिलियन डेथ mosquitoes कर रहा है, ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एडीज एनोफिलिस मॉस्किटोज वो नया जोग्राफीज में इन्वेट कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट है कि जो केमिकल इंसेक्टिसाइड है उनका फेलियर के वजह से जेनेटिक और बायोलॉजिकल कंट्रोल में शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को समझना होगा कि देयर वेक्टर डाइवर्सिटी, जो एडीज मॉस्किटो है आपका डेंगू जीका फैला रहा है, एनोफिलस मॉस्किटो आपका मलेरिया फैला रहा है। तो उल्बाचिया बैक्टीरिया मेथड क्या है, ये नेचुरल बैक्टीरियम को यूज करेंगे ये वायरल रेप्लिकेशन को रोकने के लिए, उल्बाचिया बैक्टीरिया मेथड, ठीक है। वेक्टर मतलब वायरल रेप्लिकेशन को रोकने के लिए उल्बाचिया मेथड है, इसको याद रखो, ठीक है। हाँ, उसके बाद स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, तो स्टेराइल मेल्स को डाल देंगे पॉपुलेशन क्रैश करने के लिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी हो सकता है। एडीज बिहेवियर क्या है, एडीज क्या है कि ये इंडोर में रहेगा ड्यूरिंग द डे एंड अंडर द आर्टिफिशियल लाइट, रेंडरिंग बेड नेट्स लेस इफेक्टिव, ठीक है। तो तो
डेंगू के लिए क्यों है? क्योंकि जो डेंगू है ना दिन में काटता है आपका, डे एक्टिव बाइटर है, दैट पीक्स एक्टिविटी ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड लेफ्ट एट लेट आफ्टरनून इवनिंग रेदर देन नाइट एट व्हेन पीपल स्लीप। तो डेंगू आपको काटेगा शुरू में, तो जो आपका बेड नेट से इफेक्टिव नहीं है। दूसरा है उल्बासिया मेथड। उल्बासिया है एक नेचुरल अकरिंग बैक्टीरियम है, ये मॉस्किटो को किल नहीं करता है, बट ये प्रिवेंट करता है फ्रॉम ट्रांसमिटिंग डेंगू, चिकनगुनिया, जीका इसको, ठीक है, ताकि जो डेंगू है इसको लेके ना जा सके, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब जो वायरस है ये सबको, ठीक है। डेंगू वायरस है, पैरासाइटिक है ना, प्रोटोजोअस डिजीज है, ठीक है। हाँ, जीका तो वायरस है। ठीक है, ड्रग बेस्ड कंट्रोल है। तो एक ड्रग आता है जो ह्यूमन ब्लड को एनोफिलस मस्कीटो को किल करने के लिए बना सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया बेस्ड ब्लॉकिंग है कि जो कुछ कंपाउंड है जो बैक्टीरिया सेक्रेट करता है, वो ब्लॉक कर देगा प्लाज्मोडियम डेवलपमेंट इन मॉस्किटोज का गट से, ठीक है, ये चीज़ है। तो स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक एक तरीका है, पहला तरीका। और डीडीटी का स्प्रे मोस्ट इफेक्टिव नहीं है, इन्वायरमेंटल डैमेज है, और ये मॉस्किटोज पॉपुलेशन में रेजिस्टेंस हो जा रहा है, ठीक है। वोल्बाचिया वायरस नहीं है, वोल्बाचिया बैक्टीरिया है जो कि स्टॉप कर रहा है कि आप ये सब ना लेके जा सके, चिकनगुनिया, नीपा, ये सबको, ठीक है। और मॉस्किटो लार्वा सर्व एज द फूड फॉर फिश। टोटल इराडिकेशन क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी इक्वेटिक सिस्टम में दिक्कत करेगा। ग्लोबल वार्मिंग हैबिटाट एक्सपेंड कर रहा है लोग का। फिर इजाओ, डंकी पॉपुलेशन क्या है? ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है जो डंकी का स्किन से बनता है, डंकी स्किन जेलेटिन से, ठीक है। तो इसकी वजह से ग्लोबल डिमांड क्रिएट हो रहा है। अरे बाप रे, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है इजाओ, तो 6 मिलियन डंकी पर साल, ठीक है। 87% डिक्लाइन हो गया है चाइना में डंकी का पॉपुलेशन से। ये प्रिडेटरी इंपोर्ट मार्केट फ्रॉम अफ्रीका और पाकिस्तान, तो अफ्रीका और पाकिस्तान से चाइना में गधा इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन वर्सेस कंजर्वेशन, तो कल्चरल प्रैक्टिस है और स्पीसीज का सर्वाइवल, ठीक है। तो जेंडर्ड बर्डन हो जाएगा वीमेन और चिल्ड्रन का ड्यू टू द लॉस ऑफ डंकीज, ठीक है। ग्लोबल सप्लाई चेन है, एशिया से ग्लोबल साउथ में आ रहा है, ठीक है। तो जेलाटिन इन डंकी हाइट्स, जेलाटिन जो बनता है डंकी के चमड़े से, ठीक है। इससे क्या ये लोग बोल रहे हैं, एनीमिया जो है, एनीमिया और इम्यूनिटी बूस्ट होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान का डंकी 2 लाख रुपया हो गया है, ठीक है। तो इजाओ क्या है? ट्रेडिशनल मेडिसिन है, डंकी के हाइट से बन रहा है, घट रहा है डंकी का पॉपुलेशन, ठीक है। बेकार सा चीज है। इन कंट्रीज लाइक घाना द लॉस ऑफ डंकीज जो है फोर्सेस गर्ल्स टू लीव स्कूल to take over the water carrying and transport duties once done by these animals. Mhm. Lack of animal welfare laws in the export countries facilitates the illegal wildlife trade. ठीक है। कैंसर ड्रग्स एंड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट, तो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जनरली क्या है कि कीमोथेरेपी ड्रग जो एक्सपोर्ट किया जाता है 100 कंट्रीज को, वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रहा है, ठीक है। तो जो डबल स्टैंडर्ड है ग्लोबल फार्मा रेगुलेशन का, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में, मतलब बेसिकली लोग क्या बोल रहा है, तो कीमोथेरेपी है क्या? कीमोथेरेपी जो आपका कैंसर सेल रेप्लिकेट कर रहा है उसको डिसरप्ट करेगा उस प्रोसेस को, ठीक है। तो ड्रग क्या क्या है कीमोथेरेपी में? प्लेटिनम बेस्ड ड्रग है और एंथ्रासाइक्लिन है, ठीक है। ये सब ड्रग का नाम याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये बेसिकली क्या होगा ना, जो सिस्प्लेटिन होता है ये आपका डीएनए से बाइंड कर जाएगा कीमोथेरेपी में, और जो कैंसर सेल को रेप्लिकेट करने से रोकेगा, ठीक है। एक रेड डेविल है, ये हाई कार्डियोटॉक्सिसिटी है, हार्ट डैमेज का रिस्क बढ़ जाता है इसका, डॉक्सोरोबिकिन का, ठीक है। इसके बाद एक कीमो ड्रग नहीं है, ल्यूकोवोरिन, तो डॉक्सोरुबिकिन, सिस्प्लेटिन, ये सब याद रखो कि कीमोथेरेपी से एसोसिएटेड है। अगर याद आ जाए तो याद आ जाए, नहीं तो नहीं भी याद आ सकता है। ल्यूकोवोरिन जो है कीमो ड्रग नहीं है, ये रेस्क्यू एजेंट है, फॉर्म ऑफ विटामिन बी 9, ठीक है। तो हाई सेल से बचाने के लिए है, मिथ्रोटेक्सेट का आप ज़्यादा डोज ले लिए तो, ठीक है। मतलब बेसिक आप समझिए, अगर कोई ल्यूकोवोरिन ले रहा है तो ल्यूकोवोरिन एक रेस्क्यू एजेंट है आपका हेल्दी सेल से बचाने के लिए, ठीक है, पहला चीज। दूसरा है प्लेटिनम बेस्ड जो ड्रग सेल्स है वो सेफर है नहीं, किडनी डैमेज हो सकता है भैया जो सिस्प्लेटिन आप लेते हैं। तीसरा है कि जो मिथोटेक्सरेट है वो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है नहीं, ये इट इनहिबिट्स डीएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग फोलेट मेटाबॉलिज्म। तो
ये सब क्या ही बोलना, ये सब याद नहीं रहेगा, हटाओ। डोपामिन और न्यूरोबायोलॉजी की बात किया जाए। अब डोपामिन से समझने का चीज़ है कि डोपामिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है ऑफ द रिवार्ड सिस्टम। मतलब अ, कि जो मेसोलिम्बिक पाथवे है एंड द मॉडर्न ट्रेंड ऑफ डोपामिन फास्टिंग टू कॉम्बैट द एडिक्शन लाइक सर्ज कॉज्ड बाय डिजिटल एंड केमिकल ट्रिगर्स। हाँ, उसको समझने वाला बात है कि भैया सिग्नल जो है ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वीटीए, जो आपका वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है, टू न्यूक्लियस एक्कम्बेंस। तो डोपामिन फास्टिंग क्या होता है? इट इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग डोपामिन, इट इज अबाउट रिट्रेनिंग ब्रेन टू फाइंड जॉय इन मॉडरेट सस्टेनेबल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। तो डोपामिन फास्टिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो डोपामिन का काम है मोटिवेशन, रिवॉर्ड, रिपीटेड बिहेवियर को रीइंफोर्स करना। डोपामिन मिलेगा उससे आपको, ठीक है। तो डोपामिन हमेशा प्रेजेंट रहता है। ये बिहेवियरल चेंज है कि आप डोपामिन मतलब किस चीज से आपको डोपामिन मिल रहा है, आप उसको रेगुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज द थिंग, ठीक है। इन द एज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डोपामिन फास्टिंग इज एन एक्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो देखो टेक प्लेटफॉर्म क्या करता है, टेक प्लेटफॉर्म दे आर डिजाइन टू हाईजेक दिस वीटीए न्यूक्लियस एक्कम्बेंस पाथवे। तो डोपामिन में क्या होता है कि जो सिग्नल होता है ना आपका, ये जो ब्रेन में एक जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया होता है वीटीए, उससे आपका न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस में जाता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है। तो जो बेसिक जो ये भी हम लोग कोई भी कोड लिखते हैं इसमें डिजिटल में, ये आपका ये जो पाथवे को हाईजेक कर लेता है कि ये केमिकल जो एडिक्शन होता है उसको डिजिटली हम लोग ये कर दिए, मिमिक कर दिए कि उस पाथवे में गाड़ी नहीं दौड़ेगा या ट्रांसमीटर नहीं दौड़ेगा तो आपको लगेगा डोपामिन हिट नहीं मारेगा, ठीक है। इसमें बात हो रहा है केटामिन का। तो केटामिन क्या है, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक हेलोसिनोजन है, ठीक है। ये फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट करता है फ्रॉम पेन इन एनवायरनमेंट। ये एनिमल और सर्जिकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ हुआ था। ट्रीटमेंट रेजिस्टेड डिप्रेशन को यूज़ करने के लिए केटामिन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो न्यूरोसाइंस में डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन इनहिबिटरी एंड एक्सिटेटरी, ठीक है। ड्रग क्लासिफिकेशन शेड्यूल्ड ड्रग है। तो इट वर्क्स बाय इनहेंसिंग गाबा और ब्लॉकिंग ग्लूटामेट रिसेप्टर्स टू रिड्यूस ब्रेन सिग्नलिंग, ठीक है। तो एनिमल्स में अप्रूव किया गया था, ह्यूमन को भी 1981 में केरामिटीन का यूज़ करने को अप्रूव किया गया है, ठीक है। नेसल स्प्रे और टेबलेट फॉर मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो केटामिन इज ए न्यू ड्रग डिस्कवरी इन 2020 फॉर डिप्रेशन। तो मेंटल हेल्थ एप्लीकेशन इसका रिसेंट है। ये सर्जिकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज़ होता था केटामिन। तो केटामिन क्या करेगा, एनेस्थीसिया बाय इंक्रीजिंग ग्लूटामेट लेवल, नहीं तो ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, ये समझिए, जो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक कर देगा केटामिन। ये चीज़ समझना है। इन साइकियाट्री केटामिन इज द रीसेट बटन फॉर द न्यूरल सर्किटरी ऑफ डिप्रेशन। तो जनरल एनेस्थीसिया से सब एनेस्थेटिक डोजेस टू हाईलाइट रिपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स एज ए टूल फॉर सॉल्विंग द ग्लोबल मेंटल हेल्थ क्राइसिस। केटामिन को याद रखिए कि बस मेंटल हेल्थ में यूज़ होता है, डिप्रेशन के लिए यूज़ होता है। अब ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन बॉन्डिंग हार्मोन है, एक्ट्स एज ए बायोलॉजिकल बफर अगेंस्ट द स्ट्रेस, ठीक है। फिजियोलॉजिकल लिंक है आपका सोशल बिहेवियर का और फिजिकल हेल्थ का, कि हाउ लाफ्टर एंड टच रिड्यूस द टॉक्सिक डुओ ऑफ एड्रेनलिन एंड कोर्टिसोल। अब देखो आपको समझना होगा एड्रेनलिन और कोर्टिसोल रिस्पॉन्सेज में अंतर क्या है। सबसे पहले एड्रेनलिन क्या है? एड्रेनलिन एक रैपिड रिस्पॉन्स हार्मोन है। ये क्या करेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, ब्लड शुगर इमीडिएटली बढ़ा देगा। तो आपको एनर्जी, मतलब आपको कहीं टेंशन वाला सिचुएशन आ जाए तो एड्रेनलिन का जरूरत पड़ेगा। कोर्टिसोल जो है स्लो एक्टिंग हार्मोन है, ठीक है। कोर्टिसोल हो गया कि आपका कोर्टिसोल बन रहा है तो आपको लॉन्गर लास्ट करेगा, एंजाइटी होगा, ठीक है। स्लो एक्टिंग हार्मोन है, ठीक है। एक एनएल्जेसिया है। एनएल्जेसिया क्या है? नेचुरल पेन किलर की तरह यूज होता है, जो कि बॉडी को काम रखने के लिए यूज होता है एनएल्जेसिया, ठीक है। तो कोर्टिसोल एक हार्मोन है दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमीडिएट फाइट और फ्लाइट हार्ट रेट स्पाइक, ठीक है। तो एड्रेनलिन है वो, कोर्टिसोल आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मैनेजर है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इट लोअर करता है एड्रेनलिन और कोर्टिसोल लेवल को, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सोशल कैपिटल इज द बायोलॉजिकल कैपिटल, ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन कम्युनिटी एंड इम्यूनिटी, ठीक है। अंडरस्टैंड द हार्मोनल क्लॉक, रैपिड एड्रेनलिन वर्सेस स्लो कोर्टिसोल।
ये एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ पॉलिसी टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म बर्नआउट। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ पॉलिसी हम लोग को बनाना होगा कि तुरंत रैपिड एड्रेनलिन ना आ जाए या स्लो कोर्टिसोल ना आ जाए। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट क्या डिसमिस किया स्विस जायंट रॉस पिटीशन अलाउइंग हैदराबाद नाटको फार्मा टू लॉन्च जेनरिक वर्जन ऑफ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी ड्रग, तो रिस्टीफाल। तो अभी हम लोग एक नोविड नॉर्डिक्स पढ़े थे आपका डॉक्टर रेड्डी वाला केस में, जिसमें एवरग्रीनिंग अलाउ किया था। इसमें इसमें आपका जेनरिक बनाने का अलाउ किया जा रहा है। रिस्डी प्लाम याद रखना है। तो रॉस स्विस जाइंट है, स्विस रेयर डिजीज ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या है बात, ऐसे में एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें मसल वेस्टिंग और वीकनेस हो जाता है, तो ऐसे में है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ठीक है, तो नाटको क्या किया है, ठीक है, नाटको का जेनेरिक वर्जन है 15,900 में, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू ग्लोबल प्राइस। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कर दिया ये कि आप भैया जो नाटको है आप बना सकते हैं, रोज का पिटीशन को बंद कर दिया गया। ठीक है, तो रिस्डीपाल मुझे वैक्सीन ना, इट इज ए ट्रीटमेंट पर ड्रग। ठीक है, तो इंडिया जेनेरिक मेडिसिन इज द ग्लोबल इक्वलाइजर बोल सकते हैं आप। हाई R&D और कॉस्ट है जो रेयर डिजीज के लिए, ये एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस होता है इसका। ठीक है, तो जुडिशियल इंटरवेंशन ही है जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कर सकता है इसमें। ठीक है, तो ORSL जो है सुगरेरी बेवरेज है, और इसमें अभी बात हो रहा है ORS का, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कि भैया जो WHO ORS स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ऑटोनोमस स्टेट्यूटरी बॉडी है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो WHO का एक ORS का स्टैंडर्ड है। ठीक है, और डायरिया इज 36 ईयर्स ओल्ड फॉर 30% ऑफ द अंडर 5 डेथ्स, डायरिया का कारण है उसका। ठीक है, तो WHO का जो ORS है उसमें स्पेसिफिक रेशियो में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, साइट्रेट, डेक्सट्रोज होना चाहिए। तो ORS में क्या क्या होता है ये भी पूछ सकता है यूपीएससी। डेक्सट्रोज होता है, तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड तो आप गेस कर लीजिएगा, साइट्रेट और डेक्सट्रोज याद रखिए। ठीक है, FSSAI में स्टेटूटरी बॉडी है उसके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। तो मिनिस्ट्री, तो FSSAI कौन मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। इसके अंदर स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी है जो आपका इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर स्टेट के अंदर है। ठीक है, FSSAI का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, तो हाई शुगर क्या होगा, ओस्मोटिक डायरिया कर सकता है। अगर ORS में ज़्यादा आपका ये हो, शुगर हो, तो ओस्मोटिक डायरिया हो सकता है, कंडीशन खराब कर सकता है। ठीक है, अगर रैपिड डिहाइड्रेशन करना है आपको डायरिया के समय, अगर आप हाई शुगर बेवरेज ले लें तो गड़बड़ा जाएगा केला। ठीक है ना, तो डायरिया के समय ORS लें, हाई शुगर कंटेंट ना ले लें। ठीक है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समझिए। तो रेगुलेटरी विजिलेंस, तो ORSL केस शो करता है कि FSSAI मस्ट मूव बियॉन्ड लैब टेस्टिंग टू मार्केटिंग सर्विलेंस। ठीक है, ये चलिए खत्म हो गया है, अब हम लोग को बस पॉलिसी पढ़ना है, वो खत्म करेंगे। डन डन है जी।